गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? ठीक है मैम। चलो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने जहाँ कल छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो हम देख रहे थे 5 जगत वर्गीकरण में जो 5 प्रकार के जगत है उनमें क्या डिफरेंस है, किन बेसिस पे हमने उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। तो कल हमने 3 लक्षण देख लिए थे और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हम कहाँ पढ़ रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था कोशिका का प्रकार, जो कि एक प्रमुख लक्षण था जिसकी बेसिस पे हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम को अलग अलग रखा था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका का प्रकार। हमने कोशिका के प्रकार में देखा था कि जो हमारा मोनेरा जगत था उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं और बाकी जो चारों प्रकार के जगत थे उन सभी में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कोशिका के प्रकार में यही था कि मोनेरा बस को डिफरेंट रखना है और बाकी सब में क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ये तो आप विकासीय क्रम से भी आसानी से समझ सकते हो कि जो जीव पहले आए थे उनमें कैसी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी जो कम डेवलप होंगी, और जो जीव बाद में आए हैं, विकसित हैं, तो उनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी। अब दूसरा था हमारा कोशिका की संरचना। जिसमें हमने देखा था कि मोनेरा जगत में जो कोशिकाएं होती हैं वो एक कोश की होती हैं। प्रोटिस्टा जगत में जो कोशिकाएं होती हैं वो भी कैसी होती हैं, एक कोश की होती हैं। लेकिन इसके बाद फंजाई जगत में कोशिकाएं एक कोश की भी हो सकती हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकती हैं। प्लांटी और एनिमेलिया में सारे के सारे जो जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय ही होते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद हमने पोषण विधि देखी थी। पोषण विधि यानी कि जो जीव है वो स्वपोषी है या परपोषी है। वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं या रसायन संश्लेषण करते हैं या अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर हैं। तो पोषण विधि में हमने जो मोनेरा देखे थे, यानी कि जो मोनेरा जगत में बैक्टीरिया जाते हैं, तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। लेकिन स्वपोषी बैक्टीरिया कम होते हैं, परपोषी बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं। और इसमें भी पोषण विधि में भी फिर स्वपोषी में 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, या अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं तो रसायन संश्लेषण यानी कि नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया जैसे पदार्थ से वो क्या एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो भी क्या होता है, स्वपोषण ही होता है। और परपोषी में या तो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मृतोपजीवी, यानी मृत पदार्थों पर जीवन यापन करना। और दूसरे टाइप में परजीवी, यानी किसी और दूसरे जीव के शरीर पर रहकर अपना पोषण प्राप्त करना। तो पोषण विधि में मोनेरा में यही था। तो प्रोटिस्टा में भी सेम होता है, परजीवी भी होते हैं और स्वपोषी भी होते हैं। परपोषी स्वपोषी दोनों होते हैं। इसके बाद हमने कवक में देखा था, तो इसकी पोषण विधि सबसे यूनिक होती है। इसके सारे के सारे जो जीव क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, यानी कि सड़े गले पदार्थों पर ही जीवन यापन करते हैं। और हमने देखा था एग्जाम्पल्स जैसे कुकरमुत्ता वगैरह है, तो कहीं भी कचरा वगैरह डला होता है वो सड़ता रहता है धीरे धीरे, या फिर फफूंद लग जाती है, उस टाइप के होते हैं। और कुछ जो कवक होते हैं वो परजीवी भी होते हैं, यानी किसी दूसरे जीव पर जीवन यापन करते हैं। जैसे कुछ बीमारियां हमें होती हैं, दाद, खाज, खुजली वाली बीमारियां जो होती हैं, तो वो कवक की वजह से होती हैं। वो हमारे शरीर पर रहते हैं और हमें इरिटेशन वगैरह उत्पन्न करते हैं। फिर पोषण विधि में हमारे प्लांट्स आ गए, तो इनका तो सबसे यूनिक है कि क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और इसके बाद हमारे एनिमल्स थे जो कि सारे के सारे परपोषी होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया सबको? अब आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, तो आप लोग जो सारणी बना रहे थे उसी को कंटिन्यू कर लीजिए आगे, और जो मैं आज लक्षण ऐड करवा रही हूँ वो उसी में लिखते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले जो लक्षण वाला कॉलम था वो बनाएंगे।
फिर हमारा मोनेरा किंगडम था। प्रोटिस्टा, थर्ड था हमारा फंजाई एंड प्लांटी और एनिमिया। ठीक है, दिख रहा है? यस मैम। चलो हम पहले लक्षण लेते हैं कोशिका भित्ति कि इन विभिन्न प्रकार के जीवों में कोशिका भित्ति होती है नहीं होती, और अगर होती है तो वो किससे बनी होती है। तो अब हमारा ये था चौथा लक्षण कोशिका भित्ति। पहले जो क्लासिफिकेशन हुए थे उसमें जो बैक्टीरिया थे या हमारे प्रोटिस्टा थे, फंजाई थे, उनको सबको प्लांटी के साथ रखा गया था। हमने दो जगह वर्गीकरण देखा था ना, उसमें इधर के जो सारे जीव है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई वाले, उनको सबको प्लांटी में रखा गया था। क्यों? उनके पीछे रीजन क्या था, क्यों रखा गया था? क्योंकि सब में क्या होता है, सेल वॉल होती है। कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं जिनको एनिमल जगत में रखा गया था जिनमें सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन बाकी सभी को इसमें प्लांटी में रखा गया था। हाँ, लेकिन सेल वॉल होती है, लेकिन वो सेल वॉल क्या होती है, डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं कि सभी की सेल वॉल प्लांटी की जैसी होती है, पेड़ पौधों की जैसी होती है। तो बाद में यही हमें रीजन मिलने लगे कि नहीं, सेल वॉल तो होती है, चलो माना, लेकिन डिफरेंट होती है। इसकी काइटिन की बनी होती है, इसकी पेप्टाइड ग्लाइकॉन की बनी होती है, इसमें तो कुछ में होती नहीं है। तो हम कैसे इन सबको प्लांटी के साथ रख सकते हैं, जबकि प्लांटी की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो यही डिफरेंसेस थी। तो हम लिखेंगे सबसे पहले मोनेरा में, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइड ग्लाइकॉन की बनी होती है। पेप्टाइड ग्लाइकॉन। फिर जो प्रोटिस्टा होते हैं, इनमें जो जीव रखे गए हैं उनके कुछ लक्षण हमने बोला था कि वो जीव कुछ एनिमल जगत से लिए गए थे, कुछ प्लांटी जगत से, जो कहीं फिट नहीं हो रहे थे। तो इनमें कुछ में क्या हो सकती है, कोशिका भित्ति होती है और कुछ में नहीं होती है। इवन प्रोटिस्टा जगत को तो वर्गीकरण का कूड़ेदान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारे वो जीव होते हैं जो कहीं फिट नहीं होते, तो प्रोटिस्टा जगत में रखे जाते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत में कुछ में हो सकती है और शेष में नहीं होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं कुछ में उपस्थित। फिर फंजाई, तो फंजाई में सेल वॉल होती है लेकिन वो काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की। और हमारा जो प्लांटी जगत है इसमें सबसे विकसित सेल वॉल होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। एनिमलिया जगत में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए हम लिखेंगे अनुपस्थित। सभी में अनुपस्थित होती है। इतना क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। किसी को कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, अब हम अगला लक्षण लेते हैं केंद्रक झिल्ली। हमने कोशिका भित्ति के बाद कोशिका झिल्ली क्यों नहीं लिया, केंद्रक झिल्ली क्यों लिया? कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि मैम हम क्या सभी में कोशिका झिल्ली होती है या कोशिका झिल्ली की संरचना में कोई डिफरेंस नहीं होता है क्या? तो देखो बेटा, जो कोशिका झिल्ली होती है वो जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिना कोशिका झिल्ली के जीवन संभव नहीं है। इसका एक एग्जांपल हम वायरस ले सकते हैं। जो वायरस होते हैं उनमें क्या नहीं होती, कोशिका झिल्ली नहीं होती है। तो वायरस को जब किसी जीवित शरीर से वो बाहर होते हैं तो हम उन्हें जीवित नहीं मानते, और नॉर्मली कहा जाता है कि वायरस सजीवों व निर्जीवों के बीच की क्या होते हैं, कड़ी होते हैं। इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी होते हैं। तो जो वायरस होते हैं अगर वो किसी जीवित जीव के अंदर है, किसी बॉडी के अंदर है, तो वो ऐसे लक्षण शो करेंगे जैसे वो जीवित है, क्योंकि वो हमारी जो कोशिका होती है इसकी झिल्ली का क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने विभिन्न कामों के लिए, जो उनकी उपापचय क्रियाएं वगैरह होती है उनके लिए। लेकिन जैसे वो जीवित शरीर से बाहर जाते तो बाहर जो कोशिका झिल्ली नहीं होती है तो वहां वो कैसे लक्षण शो करते हैं, जैसे वो मृत हो। तो इसकी इंपोर्टेंस आप इस एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसलिए सभी जीवों में कोशिका झिल्ली तो होती ही है। अब हम देख रहे थे केंद्रक झिल्ली। तो मोनेरा जो होते हैं, मोनेरा में जो कि प्रोकैरियोटिक टाइप
का अभाव होता है। तो हम लिखेंगे अनुपस्थित होती है। और केंद्रक झिल्ली के साथ साथ जितने भी झिल्ली युक्त अंग होते हैं वो सारे के सारे इसमें क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। प्रोटिस्टा जगत में केंद्रक झिल्ली क्या होती है, उपस्थित होती है, क्योंकि यहाँ से यूकैरियोटिक कोशिकाएं स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ क्या होगी, उपस्थित होगी। और फंजाई में भी उपस्थित होती है, क्योंकि अब सारे जगत में क्या है, यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका है तो सब में उपस्थित ही होगी। इतना क्लियर हो गया? यस मैम। आगे बढ़े? ठीक है। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन या जनन की विधि। कौन सी जगत में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है? जो मोनिरा जगत के जीव होते हैं वो इतने विकसित नहीं होते हैं और उनमें जो जनन का प्रकार होता है वो पुराने प्रकार का या आलैंगिक जनन पाया जाता है। आलैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मक नहीं बनते हैं। कोई एक जनक होता है, वो जनक विभाजन करेगा, दो जीव बनाएगा, ठीक है, दो संतति उत्पन्न करेगा और उन संतति और जनक में क्या डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। ये हमें देखते हैं अलैंगिक जनन होता है। तो जो मोनिरा जगत के जीव हैं उनमें यही अलैंगिक जनन पाया जाता है, जिसे आपकी एनसीईआरटी में संयुग्मन शब्द से दर्शाया गया है। तो हम चाहे तो वही शब्द यूज कर सकते हैं, संयुग्मन। अब जो प्रोटिस्टा होते हैं, देखो यहाँ पे जो मोनिरा में क्या बैक्टीरिया जाते हैं, इनमें वास्तविक जो लैंगिक जनन होता है वो तो नहीं होता है, लेकिन कुछ अन्य प्रकार का जो लैंगिक जनन होते हैं वो होते हैं। हालांकि हम उनको क्या नहीं मानते, मुख्य रूप में नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पे युग्मक का निर्माण नहीं होता है, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, वो एक जीव से दूसरे जीव में जरूर जाता है, लेकिन वहां पे कोई गैमेट नहीं बनते, तो हम नहीं बोलेंगे कि यहाँ लैंगिक जनन हो रहा है। तो प्रोटिस्टा में क्या होता है, यहाँ युग्मक निर्माण भी होते हैं कुछ जीवों में, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा बोला मैंने कूड़ादान कहलाता है, तो यहाँ बहुत अलग अलग प्रकार के जीव रखे गए हैं। तो कुछ में होता भी है और कुछ में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से होता है। छोटे जीव चूंकि एक उसके हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण संयुग्मन दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। फिर हमारा जो फंजाई है इसमें भी अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन है जो पाया जाता है, लेकिन जो विकसित फंजाई होते हैं उनमें लैंगिक प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं निषेचन होता है, इनमें मेल व फीमेल गैमीट बनते हैं और प्रॉपर निषेचन होता है, फिर कोई न्यू संतति उत्पन्न होती है। प्लांट में तो हमेशा ही पौधों में देखो अलैंगिक जनन का क्या बोले हमें कायिक प्रवर्धन नामक प्रकार होता है, जिसमें पौधे बीजों के अलावा अपनी पत्ती हो गई, तने हो गए या जड़ हो गए, इन पौधों से भी नए इन भागों से भी नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। आपने एग्जांपल ले लो, गुलाब का देखा होगा, तो गुलाब के हमें क्या बीज लाते हैं, हम कोई भी डाल तोड़ के लाएंगे, उसे लगा लेंगे और नया गुलाब का पौधा हो जाता है। ऐसे गन्ने का भी हम तने वाले हिस्से लगाते हैं और हो जाता है, नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे जो प्लांटी होते हैं इनमें होता तो क्या लैंगिक प्रजनन ही होता है, लेकिन अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार होता है कायिक प्रवर्धन, वो भी पाया जाता है, परंतु मुख्य रूप से इनमें लैंगिक प्रजनन होता है, इसलिए हम लिखेंगे निषेचन ही होता है। लेकिन अगर कहीं अलग से क्वेश्चन आता है कि पौधों में क्या केवल लैंगिक प्रजनन होता है, तो आप क्या लिखोगे, नहीं, इनमें कायिक प्रवर्धन नामक अलैंगिक प्रजनन भी पाया जाता है। और एनिमेलिया में तो हमेशा ही निषेचन होता है, यहाँ पर तो लैंगिक प्रजनन ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया इतना सभी को। अब एक और लक्षण हम ले सकते हैं, वो लक्षण ये है कि इनमें से कौन से जीव हैं जो क्या है चल हैं और कौन से जीव क्या है अचल हैं, यानी कि इनके पास कैसी संरचनाएं हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं। तो हम यही लक्षण ले सकते हैं, वृद्धि तो सभी करते हैं, लेकिन गति कौन से जीव कर सकते हैं और कौन से जीव नहीं कर सकते। अब मोनेरा यानी कि वायरसेस, तो वायरसेस में क्या होता है, कुछ वायरस जो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें
कसाव नामक संरचनाएं होती हैं, छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं धागे की जैसी, उनकी वजह से क्या कर पाते हैं, गति कर पाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बैक्टीरिया ना चले और कुछ बैक्टीरिया चले, क्योंकि बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों में सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के पाए जा सकते हैं। तो हम लिखेंगे गति कसाव के कारण हो सकती है, कसाव की गति। प्रोटिस्टा में बहुत सारे प्रकार की संरचनाएं होती हैं, स्यूडोपोडिया होते हैं, एक कसाव होते हैं, उनकी बेसिस पे गति कर सकते हैं, और कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जिनमें गति नहीं होती है। तो यहां भी लिख सकते हैं हम कूटपाद या फिर एक कसाव। आदि के द्वारा इनके द्वारा क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। और कुछ प्रोटिस्टा जिनमें कूटपाद या कसाव नहीं होते हैं तो वो गति नहीं कर पाते। फिर फंजाई, तो फंजाई जगत में मोस्टली जो फंजाई होते हैं वो अचल होते हैं, गति नहीं कर पाते हैं। प्लांट तो सबको पता है, और जंतु कैसे होते हैं, चल होते हैं, यह गति कर सकते हैं। और गति कैसे करते हैं, इनके पास क्या होती है, मसल्स होती है, मांसपेशियां होती हैं, जैसे हमारे पैरों की मांसपेशियां है, हमारे हाथों की मांसपेशियां, तो हम चल सकते हैं। ठीक है, तो यही थी आपकी मुख्य अंतर थे पांचों जगत में, जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इतनी ही अंतर हमें लिखनी थी, तो सबने आई होप सबने नोट्स बना ली होंगी और सबको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रॉपर डिटेल्स में मोनेरा जगत है जो उसको पढ़ेंगे, तो इसको रफ कर दें। यस मैम। ये जो डिफरेंसेस लिखे हैं इनको रिवाइज करते रहना। अभी जब इनको डिटेल में पढ़ोगे तो फिर इनको याद करने की जरूरत रहेगी नहीं, ये वैसे भी याद हो जाएंगे। लेकिन अभी आप लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग से पढ़ते हो तो थोड़ा लग सकता है कि हाँ क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन जब इनको डीपली पढ़ोगे तो लगेगा ये तो डिफरेंस तो हम खुद ही लिख लेंगे, अब इनको पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं है। तो अब इसके बाद हम हमारा जो पहला जगत मोनेरा है इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इसके अंदर किस प्रकार के जीव आते हैं, क्या उनके लक्षण हैं। ठीक है, तो सब लोग हेडिंग डालेंगे मोनेरा, मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में पहले हम इसके लक्षण देखते हैं कि इसके लक्षण क्या है। अभी तक हमने जाना है कि मोनेरा जगत में बैक्टीरिया होते हैं, तो जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं के लक्षण मोनेरा जगत के लक्षण हैं। तो पहले हेडिंग डाल दो। सबसे पहले बैक्टीरिया कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होती हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो एक कोश की व प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। तो सबसे पहला यही लक्षण लिखेंगे हम, प्रोकैरियोटिक व एक कोशिकीय जीव। देखो जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी संरचना तो सरल होती है कि हाँ ये पुराने प्रकार के जीव हैं तो इनमें बहुत ज्यादा कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो व्यवहार होता है, ये जैसे उपापचय क्रियाएं करते हैं वो उतना ही जटिल होता है और समझना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो इनका साइज इतना छोटा होता है कि ये कोई क्रिया करते हैं तो हम नॉर्मली आंखों से देख के स्टडी नहीं कर सकते, माइक्रोस्कोप ही चाहिए, हमें रिसर्च ही करनी पड़ती है। और दूसरी बात, इनकी जो क्रिया बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं कि भाई कुछ परपोषी होंगे, कुछ सौपोषी होंगे, कुछ परजीवी होंगे, इस टाइप के। जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक व एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, पहला तो हमारा एक पॉइंट हो गया। तो आप जब भी इनको एग्जाम में लिखोगे तो ऐसे नहीं लिखोगे मोनेरा जगत डाल दिया और इसके लक्षण डाल दिए और ये लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना, अच्छी प्रॉपर तरीके से लिखना आप। ठीक है, मोनेरा जगत की मुख्य लक्षण ऐसे करके हेडिंग। मोनेरा जगत के जीव होते हैं वो एक कोशिकीय व प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो पूरा सेंटेंस आप बना लोगे, 11th में आ गए हो आप तो इतना तो आप कर ही लोगे। ठीक है,
अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जो बैक्टीरिया होते हैं इनको अलग अलग चीजों के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। हम देखते हैं इनकी शेप के आधार पर। तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर, आकार के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। इनमें जो पहले है वो है कोकस। अगर एक कोई बैक्टीरिया है जो कि कैसा है, गोल, इस टाइप का है, तो जो गोल शेप में होते हैं, गोल आकार के होते हैं, उनको हम कोकस बोलते हैं। और अगर यही बहुत सारे बैक्टीरिया हम ले लें जो गोल शेप के हैं, तो उनको हम सामूहिक रूप से कोकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोकाई। यानी कोकस क्या है? हमारा एक वचन शब्द है और कोकाई क्या है? बहुवचन शब्द है। तो ये तो सबको याद रहेगा, गोलाकार होते हैं। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया गोल होते हैं शेप में, उनको हम बोलते हैं कोकस। दूसरे टाइप से जो हमारे होते हैं वो होते हैं बैसिलस। बैसिलस ये कैसे होते हैं? छड़ाकार होते हैं, छड़ के जैसे। इस टाइप के होते हैं। देखो अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, बाद में क्या होगा, बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हम लोग पढ़ेंगे तो उनमें आगे बैसिलस लगा होगा या फिर डाइकोकस ऐसे लगा होगा। तो कोकस मतलब क्या? गोल। डाई लगा हुआ, इसका मतलब क्या है? 2 गोल बैक्टीरिया जुड़े हुए हैं। मोनोकोकस यानी कि एक ही गोल संरचना उसमें है। तो इस टाइप की आप लोग समझ जाना है कि हाँ ये किसको, आकार को बता रहा है। और बैसिलस अगर लगा रहेगा तो इसका मतलब बैक्टीरिया कैसे है? छड़ाकार है, थोड़ा से ऐसे छड़ के जैसे ऐसे। ठीक है, ये क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा है वो है स्पाइरिलम। स्पाइरिलम मतलब कि सर्पिलाकार, यानी कि देखो इनकी संरचना थोड़े सांप देखा इस टाइप की होती है, ऐसे ऐसे जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं स्पाइरिलम। क्या होते हैं? स्पाइरिलम। अगर कोई एक बैक्टीरिया जो रहेगा इस शेप का तो उसे हम स्पाइरिलम बोलेंगे, और बहुत सारे बैक्टीरिया अगर ऐसे रहेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्पाइरिला। ठीक है, तो ये क्लियर है? इधर देख लो, सर्पिलाकार। मैम जो अर्थवर्म जी, जो अर्थवर्म है वो तो जीवों में आएगा है। हाँ वो तो बेटा बहुत बड़ा होता है। अभी तो हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जो कि हमें आंखों से दिखाई ही नहीं देते, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। और जो अर्थवर्म है वो तो जो जीव जगत होता है, यानी सबसे विकसित जगत मानते हैं हम, जंतु जगत, एनिमिलिया, उसमें आता है। ठीक है, तो वो तो बहुकोश की जीव होता है, उसके अंदर तो सारे के सारे जो तंत्र होते हैं वो भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो तो इनसे कहीं से कहीं मैच नहीं कर रहा है। तो सब हम शेप की बात कर रहे हैं, और ये तो हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई ही नहीं देते हैं। ठीक है, ये तो हम माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो हमें इनकी शेप पता चलेगी ये कैसे हैं। तो आपने इसको देख के आपको लगा होगा कि हाँ ठीक है, लेकिन बेटा ये समझो कि बिल्कुल एक चींटी होती है जो, और एक हाथी होता है, कितना अंतर होता है? बहुत ज्यादा। और इनमें तो उससे भी ज्यादा अंतर है। ठीक है, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, हम इन्हें अपनी नॉर्मल आंखों से कभी नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। एक बैक्टीरिया सारी जगह होते हैं, पहली बात तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। मैं बोल रही हूँ तो हजारों बैक्टीरिया मेरे मुंह से बाहर निकल रहे हैं, मैं सांस ले रही हूँ तो अंदर भी जा रहे हैं। इस पेन पर भी बैक्टीरिया है, जहां मैं खड़ी हूँ इधर भी बैक्टीरिया है, बोर्ड पर भी है, एवरीवेयर वो संसार के सभी कोनों में पाए जाते हैं। यही तो इनकी खासियत है जो हम आगे देखेंगे कि हाँ ये कैसे पूरे संसार में व्याप्त है। जहां पर इंसान तो जीवित रह ही नहीं सकते, साथ ही साथ अन्य जीव जंतु भी जीवित नहीं रह सकते, वहां भी बैक्टीरिया होते हैं। बहुत गर्म स्थान है या बहुत लवणीय स्थान है तो वहां, बहुत ठंडे स्थान बर्फ में तो हर जगह होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे चौथे टाइप का है वो होते हैं विब्रियम, जो कॉमा के आकार के होते हैं।
कॉमा के आकार के होते हैं इस टाइप की, इनका शेप कुछ ऐसा होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, विब्रियो कॉलेज होता है जो है जाएगा वो इस टाइप का होता है। तो ये सबको क्लियर होगा इतनी, आगे बढ़े हम। यस मैम। ठीक है, तो ये मैं रफ कर दूं, सबने नोट कर लिया। अब हम देखेंगे कि जो बैक्टीरिया मोनेरा जगत है इसमें कौन से बैक्टीरिया रखे गए। इसमें आते सारे बैक्टीरिया, लेकिन बैक्टीरिया को हमने दो क्लासों में क्लासिफाई किया है। पहले होते हैं हमारे आर्की बैक्टीरिया। क्या होते हैं? आर्की बैक्टीरिया। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आर्की बैक्टीरिया यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत कम विकसित हैं, उनकी जो संरचना है वो बहुत पुरानी टाइप है। आज की शब्द यही शो करता है कि ये बहुत पुराने प्रकार के बैक्टीरिया है। और दूसरे होते हैं यू बैक्टीरिया, जो कि वास्तविक बैक्टीरिया है। अब जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, यही वो बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ज्यादा गर्म स्थान पर रह सकते हैं, बहुत ज्यादा ठंडे स्थान पर भी रह सकते हैं, लवण यानी जहाँ बहुत ज्यादा लवण की मात्रा होती है वहां भी रह सकते हैं ये बैक्टीरिया। साथ ही साथ बिना ऑक्सीजन के भी ये बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं। और हमने क्योंकि जब मोनेरा जगत का हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन, तो हमने इसमें देखा था मोनेरा जगत में जो इनकी कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइड ग्लाइकॉन की बनी होती है। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनकी कोशिका भित्ति पेप्टाइड ग्लाइकॉन की नहीं बल्कि स्यूडो पेप्टाइड ग्लाइकॉन की बनी होती है। और जो यू बैक्टीरिया होते हैं इनकी कोशिका भित्ति पेप्टाइड ग्लाइकॉन की बनी होती है। अब इनकी कोशिका भित्ति जो कि स्यूडो पेप्टाइड ग्लाइकॉन की बनी होती है, तो जो एंटीबायोटिक होते हैं वो भी क्या नहीं इन पे प्रभावी नहीं होते हैं आर्की बैक्टीरिया पे। यहाँ पे वो काम नहीं करते हैं क्योंकि उनका मुख्य काम किस पे, सेल वॉल पर ही काम करना होता है उन्हें। और इन पे पेप्टाइड ग्लाइकॉन इनके पास होता नहीं है, तो यहाँ वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में देखेंगे। कम विकसित होते हैं, बहुत कम विकसित होते हैं। कम विकसित जीवाणु होते हैं। दूसरा, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो स्यूडो पेप्टाइड ग्लाइकॉन की बनी होती है। और इसके अलावा हमारे जो सिलेबस है उसमें हमें 3 टाइप के आर्की बैक्टीरिया पढ़ाए गए हैं, जिनमें पहले जो होते हैं वो होते हैं हेलोफाइल्स। कौन से? हेलोफाइल्स। जो हेलो शब्द है, हेलो शब्द का मतलब ये होता है कि लवणीय, बहुत ज्यादा लवण वाले स्थान पर जो पाए जाते हैं वो होते हैं हेलोफिल्स। जहां पर और जो जीव जंतु है वो जीवित नहीं रह सकते, वहां पर जो आर्की बैक्टीरिया जीवित रहते हैं हम हेलोफिल्स बोलते हैं। तो पहले हमारे कौन से है? हेलोफिल्स। जो कहा अत्यंत लवणीय क्षेत्रों में। लवणीय मतलब बेटा लवण नहीं जानते, नमक होता है, नमक वही होता है हमारा लवण। तो ऐसे जो लवण जहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते, जैसे बहुत इतना खारा जल हो कि वहां पर नॉर्मल जीव जंतु सरवाइव ना कर पाए, वहां पे भी ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, सरवाइव कर लेते हैं। और इसके पीछे भी क्या है? अत्यंत लवणीय क्षेत्र। इसके पीछे भी एक रीजन है कि ये कैसे सरवाइव कर लेते हैं ऐसी जगह पर। जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय ऐसी कंडीशन नहीं थी कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन या सब कुछ हमारे पास, पानी सब कुछ नहीं था, ठीक है। बहुत गर्म माहौल था, कहीं पर बहुत गर्म जल की झरने थे, कहीं बहुत ज्यादा लवण था। तो माना जाता है कि सबसे पहले जो बैक्टीरिया है और आर्की बैक्टीरिया वही सबसे पहले
पहले क्या हुए थे, पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे जीवन के रूप में, बैक्टीरिया सबसे पहले हुए थे। तो ये वही पुराने बैक्टीरिया जो उन कठिन स्थानों पर उस समय जीवित उत्पन्न हो पाए, ठीक है। तो इसीलिए इनमें धीरे धीरे म्यूटेशन होते रहे, इनसे फिर यू बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए, मतलब विकसित बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया जो वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन चूंकि कोई भी चीज उत्पन्न होती है तो वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होती, और ये बैक्टीरिया आज भी है। तो ये वही बैक्टीरिया है जो बहुत ऐसी परिस्थितियों में कठिन वास स्थानों में रह सकते हैं जहां नॉर्मल बैक्टीरिया जीवित नहीं रह सकते। हमारे दूसरा प्रकार होता है वो होता है थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिलस या फाइल्स जो भी हम बोलना चाहें तो कह सकते हैं। थर्मो का शब्द क्या बताता है, थर्मो यानी गर्म, क्या है, गर्म। एसिडो यानी वहां पर एसिड भी हो, ठीक है। तो ये क्या रहते हैं, जो गर्म जलीय क्षेत्र होते हैं, गर्म जल के झरने वगैरह होते हैं, वहां पर ये थर्मोएसिडोफिल्स जो होते हैं वो जीवित रहते हैं। गर्म जल में पाए जाते हैं। और तीसरे हमारे पास जो आर्की बैक्टीरिया है वो है मैथेनोजन। मीथेन नाम सुना होगा सबने। मीथेन क्या है, मीथेन क्या है, गैस है ना, बायोगैस, ठीक है। मीथेन एक प्रकार की गैस होती है जो कि अपने घरों में कभी गोबर गैस नाम सुना है, बहुत सारे लोग घर में गोबर गैस होता है, जिसमें गोबर डालते हैं गैस बनती है, उससे खाना वगैरह पका सकते हैं। तो वो गोबर से गैस बन कैसे रही, कभी सोचा कि कौन है जो ये काम कर रहा है। वो काम करने वाले ये हमारे तीसरे नंबर की आर्की बैक्टीरिया है मैथेनोजन, वही ये काम करते हैं। वही ये काम करते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब इनकी एक खास बात ये होती है, मैथेनोजन जो होते हैं ये बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं, और साथ ही साथ इनके पास एक विशेष क्षमता होती है कि मीथेन गैस उत्पन्न कर सकते हैं। और ये न केवल दलदली क्षेत्रों में बल्कि जो रूमिनेंट पशु होते हैं, रूमिनेंट जानते हो, जुगाली करने वाले, जैसे आपने गाय भैंस देखी होंगी, वो चारा चर लेते हैं, भूसा खा लेते हैं, और फिर 5-10 मिनट बाद क्या करेंगे, वही निकाल के गले में ऐसे फिर चबाते रहते हैं, बहुत टाइम तक चबाते रहते हैं वो। तो हम सोचते हैं ये ऐसे मुंह क्यों हिला रहे हैं, कर क्या रहे हैं, खाना तो ये खा चुकी है। हाँ, तो वही जो वो करते हैं उसको हम जुगाली बोलते हैं, उस प्रोसेस को। तो जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं या रूमिनेंट जो पशु होते हैं, उनकी जो आंत होती है, गट होती है, उनमें भी ये मैथेनोजन पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनके गोबर में होते हैं, और जब उनका गोबर हम गोबर गैस में डालते हैं तो वो मैथेनोजन नामक जो जीवाणु हैं, इनके पास क्षमता होती है कि ये मीथेन गैस उत्पन्न करें, और ये बाहर जाके क्या करते हैं, मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जिससे हम भोजन पका सकते हैं और बायोगैस ईंधन की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये तो समझ में आता है मैथेनोजन क्या है, बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। थर्मोएसिडोफिलस क्या होते हैं, गर्म झरनों में, गर्म जल में जहाँ बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, अम्लता बहुत होती है, वहां ये जीवित रह सकते हैं। और हेलोफिलस क्या है, जो अत्यंत लवणीय स्थानों में। देखो दो चीजों में अंतर समझना, थर्मोएसिडोफिलस मतलब थर्मो मतलब गर्म, एसिडो मतलब वहां पर एसिड रहेगा, अम्ल रहेगा, और लवण क्या है, टोटली डिफरेंट है। जैसे नमक होता है तो वो एक लवण है, और जैसे नींबू का रस है तो वो क्या है, अम्ल है। तो उस टाइप के थर्मोएसिडोफिलस होते हैं, गर्म जल में रहते हैं, और जो हेलोफिलस होते हैं वो अत्यंत लवणीय क्षेत्रों में रहते हैं। तो ये आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। और जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं तो इनके बारे में हम बहुत ज्यादा विशेष अध्ययन आगे नहीं करते। रीजन क्या है, देखो मैथेनोजन तो हमारे काम आते हैं, ठीक है, लेकिन थर्मोएसिडोफिल्स हैं या हेलोफिल्स हैं तो इतने हमारे लिए उपयोगी नहीं है। और दूसरी बात ये हमारी बॉडी में परजीवी भी नहीं होते, कम होते हैं, तो इसलिए इनका अध्ययन उतना नहीं करते। लेकिन जो यू बैक्टीरिया ये क्या होते हैं, वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमें बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले इनको लिख लो, वास्तविक बैक्टीरिया क्या होते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। ये तो हमेशा याद रखना है, बाहर भी मैंने लिखवाया था और ये अभी भी याद रखना है। और इन दोनों में डिफरेंस भी अगर कभी आता है तो इनकी सूडोपेप्टाइडोग्लाइकॉन की होती है, इनकी यू बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की होती है।
चीज बताया था कि इन पर जो प्रतिजैविक होते हैं वो कम प्रभावी होते हैं, क्योंकि ये स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, कोई सी होती है। लेकिन इन पर जो जैसे पेनिसिलिन वगैरह बहुत सारी हमने एंटीबायोटिक देखी हैं जो क्या होती है, बैक्टीरिया पर ज्यादा प्रभावी होती हैं, क्योंकि वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन को नहीं बनने देती हैं। और जब किसी भी बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया का विकास नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी, आगे और बैक्टीरिया नहीं बनेंगे। तो ये क्लियर हो गया इतना? यस मैम। ठीक है। अब जो यू बैक्टीरिया हैं इनमें हमें इनका रिप्रोडक्शन है, प्रजनन किस प्रकार से करते हैं, पोषण किस प्रकार से करते हैं, इस सब पढ़ना है। तो हम इनका एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम इनका पोषण देखते हैं। इनमें पोषण कैसा होता है, तो इनमें दोनों प्रकार का पोषण, स्वपोषण और परपोषण दोनों पाया जाता है। स्वपोषी भी होते हैं और कैसे होते हैं, परपोषी भी होते हैं। अब स्वपोषी में भी क्या हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। पहले बता चुकी हूँ, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं या फिर रसायन संश्लेषण कर सकते हैं। तो स्वपोषी में भी आगे लिख लेना फर्दर ऐसे करके कि प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं, जो भी क्या करते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल होता है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो क्लोरोफिल से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। दूसरे जो होते हैं वो रसायन संश्लेषी होते हैं। अब ये रसायन संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं, ये रसायन मतलब केमिकल्स किन केमिकल्स का यूज करते हैं ये, जैसे NO2 हो गया हमारा, नाइट्रेट या नाइट्राइट होते हैं हमारे, अमोनिया जो होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करते हैं, और ऑक्सीडाइज करते हैं तो एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी का यूज करके ATP बनाते हैं। ठीक है, जो हमारे रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं इनको आप इधर लिख लेना ऐसे करके कि ये इससे NO2, नाइट्रेट और नाइट्राइट, NO3 और NH3, अमोनिया, इनको ऑक्सीडाइज करते हैं। जब इनको ऑक्सीडाइज करेंगे तो इससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उस एनर्जी का यूज करके ये क्या करते हैं, ATP बनाते हैं। अब दूसरे हमारे परपोषी टाइप होते हैं। तो परपोषी टाइप में दो प्रकार के हो सकते हैं, एक मृतोपजीवी यानी सड़े गले पदार्थों पर अपघटक होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं चीजों को सड़ाते हैं, धीरे धीरे रखे रखे चीजें क्यों सड़ने लगती हैं। जैसे आपने आम लाया है बाजार से और आप फ्रिज में रखना भूल गए और आपने ऐसे बाहर रख दिए और आपने 2 दिन बाद देखी कि वो तो सड़ने लगी। क्यों सड़ने लगी, ऐसे भी तो थी वो वैसे के वैसे रखे रह सकते थे, लेकिन उनका क्या हुआ, जीवाणु जो वास्तविक जीवाणु यू बैक्टीरिया जो उनकी ग्रोथ उत्पन्न हो गई, धीरे धीरे ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगी, तो वो क्या होने लगे, सड़ने लगे। तो परपोषी में हम 2 प्रकार के लिखेंगे। परपोषी में 2 प्रकार का होते हैं, परजीवी जो दूसरे जीवों के बॉडी पर रहकर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, जिससे जो रोग उत्पन्न करते हैं। वो रोग क्यों उत्पन्न करते हैं, उन्हें कोई शौक तो नहीं रोग उत्पन्न करने, वो रोग इसलिए उत्पन्न करते हैं क्योंकि वो अपने पोषण के लिए या अपने प्रजनन के लिए किस पर डिपेंड है, हम ह्यूमंस पर या बाकी अन्य जीव जंतु उन पर डिपेंड है। और जब वो दूसरे जीवों पर डिपेंड है तो वो तो वहां जाके अपना पोषण ही प्राप्त करते हैं। बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आएगा, वो ये नहीं बोलेगा हम तो बीमारी करने आए, वो तो बोलेगा भाई हम अपने यहाँ खाना खाने आए हैं आपकी बॉडी में, हम यहाँ अपने बच्चे पैदा करने आए, लेकिन उसके बच्चे हमारी बॉडी में बढ़ेंगे तो हमारी बॉडी में तो प्रॉब्लम होगी ना भाई। जैसे हमारे देश में, इंडिया में बांग्लादेशी घुसपैठी भाई, पाकिस्तान से अभी कितने सारे लोगों को हमने वापस भेजा है, हजारों, कितनी सारी तो महिलाएं थी भाई, और उनके 10-10, 12-12 तो बच्चे थे। तो जब ऐसे घुसपैठी जो विदेशों से हमारे देश में आके रह रहे हैं तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बोले हम तो इधर शांति के साथ, अमन के साथ जीने के लिए आए, लेकिन हमें तो प्रॉब्लम है ना। कल के दिन भाई वो इधर आतंकवाद फैलाएंगे, इधर नफरत फैलाएंगे, फैलाते ही हैं। बांग्लादेश से आते घुसपैठी, आपने देखा होगा कितनी बड़ी समस्या है बांग्लादेश से घुसपैठी, हमारे देश के लिए सबसे बड़ी समस्या। तो वैसे घुसपैठी ये होते हैं कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, हमारी बॉडी में आते हैं, इधर हमारी ही बॉडी के अंदर जो है वो खाते हैं और इधर अपने बच्चे पैदा करते हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, तो हमारी जो नॉर्मल क्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, अफेक्ट होने लगती हैं। जैसे हमारी जो श्वसन तंत्र है मान लो, ठीक है, अब वहाँ हमारे फेफड़ों में कोई बैक्टीरिया गया, अब कोई एक बैक्टीरिया था भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे उसने बहुत सारे बैक्टीरिया उत्पन्न कर दिए। अब वो बैक्टीरिया जो बहुत सारे हो गए हैं वो हमारे फेफड़े का जो काम है उसको क्या करने लगेंगे, रोकने लगेंगे और अपनी ग्रोथ क्या करेंगे, बढ़ाने लगेंगे, तो हमें बीमारी हो जाएगी ना, हम फिर सांस नहीं ले पाएंगे प्रॉपर तरीके से, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो ऐसे जो परजीवी होते हैं एक किसी भी दूसरे जीव की
बॉडी पे जाके उसको अफेक्ट करते हैं। और दूसरे जो देखो जीवित जीवों पर आएंगे तो हम बोलेंगे परजीवी, यानी दूसरे जीव पर जीवित है। और वही अगर सड़े गले पदार्थों पर जाएंगे तो हम बोलेंगे मृतोपजीवी, यानी मरे हुए पदार्थों से भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो परपोषी में 2 प्रकार के होते हैं, परजीवी और मृतोपजीवी। इतना क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो ये रफ कर दूं? यस मैम। ये तो सबने लिख लिया ना आर्की बैक्टीरिया? यस मैम। मोनीरा जगत में हम यू बैक्टीरिया देख रहे थे। अब इसका हमारा एक और पार्ट है प्रजनन। किस प्रकार का जनन होता है ये बैक्टीरिया में? मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि बैक्टीरिया में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन भी कैसे होता है? मान लो ये कोई बैक्टीरिया की कोई कोशिका है, ठीक है, ये कोई बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया की संरचना जो कि बिल्कुल सरल होती है, इसीलिए फर्दर एक बैक्टीरिया 2 कोशिका में क्या होता है, ऐसे इस टाइप से ये 2 कोशिका में डिवाइड हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं या द्विविखंडन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो बैक्टीरिया जो होते हैं इस प्रकार का सामान्य प्रकार का अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। तो आप जनन में लिखेंगे अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन भी क्या है? मुख्यतः द्विविखंडन। खुद से ही डिवाइड हो गया जैसा क्या बना लेते हैं। हाँ, एक मतलब हर कोई भी जीव होता है, मैच्योरिटी लेवल होता है उसका जब वो डिवाइड होता है। ऐसा नहीं कि बने, जैसे हम लोग ह्यूमन होते हैं तो पहले हम लोग बच्चे होते हैं, फिर हम धीरे धीरे वयस्क होते हैं, बड़े होते हैं, जब अडल्ट होते हैं तभी हमें क्षमता होती है कि हम बच्चे उत्पन्न कर पाएंगे। ऐसे बैक्टीरिया बदला है, पहले वो क्या करता है, भोजन वगैरह ग्रहण करता है, ठीक है। पहले तो उसको जीवित रहना है ना, पहला काम तो जीवित रहना है। रिप्रोडक्शन तो बाद में करेगा वो, फिर वो जब मैच्योर हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ये टेंडेंसी सभी जीवों में होती है रिप्रोडक्शन करने की, ठीक है। तो हम लेकिन मुख्य अलैंगिक प्रजनन होता है और उसमें भी मुख्यतः क्या होता है, द्विविखंडन होता है। हाँ, द्विविखंडन होता है। और इसके अलावा कभी कभी, अब ये तो कब हो गया जब परिस्थितियां सारी क्या है, सामान्य, जब बैक्टीरिया में कोई कष्ट पीड़ा तकलीफ नहीं है, वो मस्त अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, तो भाई वो अपने क्या करेगा, दो विखंडन के द्वारा, बहुविखंडन के द्वारा अपने 2 संतति उत्पन्न कर देगा। लेकिन मान लो कोई बैक्टीरिया बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था मस्त, तभी क्या हुआ, बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए नमी चाहिए होती है। अब ये तो हमारे बैक्टीरिया है, ये बहुत कठिन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है, तो इनको नमी चाहिए होती है। इसलिए मान लो अचानक से क्या होगा, बिल्कुल सूखा पड़ गया, कहीं पर कोई पानी की बूंद नहीं है। अब बैक्टीरिया बेचारे भागेंगे इधर उधर, हम कहाँ बचे कहाँ बचे कहाँ बचे। तो बहुत सारे बैक्टीरिया के पास तो चलने के लिए भी कुछ नहीं होता है, वो गति नहीं कर पाते हैं। तो अब वो बोलेंगे यार ऐसे में तो हमारी पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी अगर हमें पानी नहीं मिला, गर्मियों में तो हम सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, फिर कभी बरसात आएगी तब तक तो हमारे अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो वो क्या करते हैं, जैसे एक बैक्टीरिया मान लो, ये बैक्टीरिया था, तो वो अपनी जो संरचना होती है उसको छोटा करते हैं, बहुत छोटा करेंगे इस टाइप का, और ऊपर से ऐसे मोटी सी लेयर से क्या होता है, ढक जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बीजाणु। क्या बोलते हैं, बीजाणु या स्पोर। तो कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में बीजाणु का निर्माण करते हैं। तो लिख लेना, प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु का निर्माण। बीजाणु तो समझ आ गया क्या है? यस मैम। हाँ, अब जैसे फिर से अगर अच्छी परिस्थिति आएंगी, जैसे नमी मिलेगी, एक फिर से क्या होगा, फूट जाएगा, और फिर से बड़ा जो बैक्टीरिया वो क्या होगा, निकल आएगा। एक ही प्रोसेस समझ आ रही, सबको क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स की जो यू बैक्टीरिया है, इनके अंदर कौन कौन से जीवों को रखा गया है।
अब हम यूबैक्टीरिया के उदाहरण देखते हैं। तो इसके जो मुख्य उदाहरण है, जैसे साइनोबैक्टीरिया होता है हमारा, नीलहरित शैवाल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो एक उदाहरण यही लिख लेना, नीलहरित शैवाल, इसका पुराना नाम है, अब इसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, इनमें पौधों के जैसे ही क्लोरोफिल होता है और एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। साइनोबैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल हैं, नॉस्टॉक, एनाविना, इसके एग्जाम्पल है। जो नॉस्टॉक एनाविना होती है, इनके अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिसको मैक्रोसिस्ट बोलते हैं, जो कि क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। तो एक एग्जांपल आप रख सकते हो बैक्टीरिया में। और अलग बहुत सारे टाइप के जो विब्रियो होते हैं वो भी इसी में आते हैं। तो विब्रियो कॉलेरी आप लिख सकते हो, एक एग्जांपल हो गया हमारा। माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम वगैरह जो होते हैं। और एक और हमारा विशेष ग्रुप यूबैक्टीरिया के अंतर्गत आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है और वो सबसे छोटा बिना कोशिका भित्ति वाला जीव होता है माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा साथ ही साथ पौधों में जंतु में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे हमें जो निमोनिया होता है वो किसकी वजह से होता है, माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। तो वो भी लिख लीजिएगा, माइकोप्लाज्मा। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। अब कल हम इसके बाद जो हमारे प्रोटिस्टा जगत है वो पढ़ेंगे, उसको पढ़ना और भी इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।